नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज उस सीरीज का 58वां सेशन है। अभी तक जो हमने अभी तक योग सूत्र सीरीज में पहला सूत्र चैप्टर 3 में पढ़ा, धारणा चित्त का एक स्थान पर ठहर जाना है। सूत्र 2 ने हमें बताया ध्यान वो है जहां चित्त को एक तार लगाया जा सके। जब धारणा थोड़ा और अधिक स्थिर होती है तो हम उसे ध्यान कहते हैं। फिर तीसरे सूत्र ने बताया चित्त का स्वरूप शून्य जैसा होकर केवल ध्येय मात्र की ही जब प्रतीति बचे तो हम कहेंगे कि ये समाधि है। सूत्र 4 ने बताया जब धारणा, ध्यान और समाधि एक ही वस्तु पर स्थित हो जाए तो हम उसे संयम कहें। सूत्र 5 ने बताया संयम की जैसे प्रज्ञा का प्रकाश होता है, संयम हो जाने से प्रज्ञा का प्रकाश विकसित होता है। तो फिर संयम को कैसे साधें, कहां से शुरू करें? सूत्र 6 ने कहा स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मेतर आदि समाधि भूमि में क्रम से प्रयोग करें। पहले स्थूल से शुरू करें, फिर सूक्ष्म पे जाएं, फिर सूक्ष्मेतर पे जाएं। ये सूक्ष्म, सूक्ष्मेतर या स्थूल ये क्या है? तो सूत्र 7 ने बताया शुरू के जो 5 अंग हैं उनकी अपेक्षा से बाद के 3 अंग अंतरंग हैं। धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है, इंटरनल है। सूत्र 8 ने बताया कि जो 3 हैं जो अंतरंग थे पहले, वो भी निर्बीज समाधि की तुलना में बहिरंग हैं और निर्बीज समाधि उनसे भी अंतरंग है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम शुरू करें। अब इस संयम का परिणाम क्या होगा? आज हम बात वहां से शुरू करेंगे कि ये जो संयम हमने स्थापित किया है इसका परिणाम क्या होगा। तो चलिए बात शुरू करें। सूत्र 9, हम अभी तक 8 सूत्र पढ़ चुके हैं योग सूत्र सीरीज का। आज 9वां सूत्र है और आज हम पढ़ना शुरू करेंगे इस संयम का परिणाम क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र 9 कहता है व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भाव निरोध लक्षण चित्तान्वयः निरोध परिणामः। व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना। निरोध काल में चित्त का इन दोनों संस्कारों में अनुगत या व्याप्त होना निरोध परिणाम है। चलिए हम समझते हैं क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। पहले संस्कृत हो गई, फिर हिंदी में हमने समझा, अब थोड़ी और सरल भाषा में इसको समझते हैं। महर्षि पतंजलि क्या कहना चाह रहे हैं? यदि किसी भी प्रकार की हम साधना करें, किसी ऋषि से जब पूछा गया कि मुझे कैसे पता लगे कि मेरी साधना फल दे रही है, सही दिशा में है, तो उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी साधना सही दिशा में है तो तुम्हारा प्रेम का स्फीयर बढ़ेगा। यू विल स्टार्ट लविंग एवरीबडी और तुम्हारा जजमेंट का स्फीयर श्रिंक होने लगेगा एंड यू विल जज नोबडी। यू विल स्टॉप जजिंग एंड स्टार्ट लविंग। This is one parameter which is very simple to understand, जिससे हमें पता लगेगा कि हाँ, हमारा संयम is working, काम कर रहा है। हमारी ध्यान, हमारी समाधि, हमारी साधना काम कर रही है। It is working. जजमेंट कम होने लगे और अभी जनरली होता ही है, हमारा जजमेंट का स्फीयर बढ़ता जाता है।
हम देशों को, लोगों को, परिवारों को, रिश्तों को, समस्याओं को, सिचुएशंस को जज करते हैं। जब मूल रूप से प्रेम का स्फीयर बढ़े तो हम मानेंगे कि साधना सफल हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देयर शुड बी सम मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे फिजिकल मसल बनते हैं, इस साधना से मेंटल मसल बनना शुरू होता है। सो ये जो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 3 स्टेजेस में होता है। जब हम साधना कर रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा इट इज रियली वर्किंग फॉर मी? देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। उसी के बारे में अब महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। इट इज सो साइंटिफिकली क्राफ्टेड, स्टेप बाय स्टेप। तो हम वृत्तियों के निरोध के 3 चरणों की बात पहले कर आए हैं। अब हम जो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस पर हम बात करने चाहते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्मेतर, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मेतर, ये सब बात हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं मेंटली कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो सूत्र 9 से 12 इसी पे फोकस कर रहा है। और सब्जेक्ट मैटर क्या है सूत्र का? 3 स्टेजेस ऑफ मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। क्या होगा? तो चलिए समझे। सूत्र 9, सारा दृश्य जगत प्रकृति कहलाता है। जो भी आप देखते हैं सभी को हम प्रकृति कहते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। प्रकृति त्रिगुणमयी है, गीता में आपने पढ़ा है। सत्व का मतलब होता है बैलेंस, रज का मतलब होता है एक्टिविटी, तम का मतलब होता है डलनेस। जब भी हम आपको मेडिटेट कराते थे तो जिनमें रज होता था उनका मन चंचल हो जाता था, इधर उधर बहुत दिमाग चलने लगता था, कहीं यहां जाता था, कहीं वहां जाता था, 50 विचार दिमाग में आते थे। जिनमें तम ज्यादा होता था वो सो जाते थे और जिनमें सत्व होता था वो पूरे समय लगातार करते रहते थे। तो हर चीज सतरज तम से बनी है। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ये ग्लास रुका हुआ इसीलिए है कि इसमें तम है, तम ज्यादा है रज की तुलना में। ये पानी इसीलिए हिल रहा है क्योंकि उसमें रज ज्यादा है तम की तुलना में। सो हर पल, हर क्षण, इलेक्ट्रॉन हो या पूरी प्रकृति हो, रज तम से जुड़ी हुई है और उसी के बैलेंस को सत्व कहते हैं। बैलेंस हो जाए। तो इसी तरह से मन भी तो प्रकृति का ही एक प्रकार है। हमारा मन भी इन तीनों गुणों से व्याप्त है। और प्रकृति का रजगुण मन को लगातार चंचल बना के रखता है। जो रजगुणी होते हैं आप देखिए, उनका मन बड़ा चंचल होता है, उनका मन एक जगह लगता ही नहीं। वो मल्टीटास्किंग के बिना खाली महसूस करते हैं। बहुत जल्दी वो बोर होने लगते हैं। क्या करें, बोर हो रहे हैं। दे वांट समथिंग, उनके दिमाग को कहीं एंगेज करना उन्हें बहुत जरूरी है। तो मन रज के कारण मन को स्थिर रखना मुश्किल, और रज हम सब में होता है। और आपको जानना है, सेशन 3 में इस पे चर्चा हुई है कि मन की कितनी स्थितियां होती हैं। तो जब रज होता है बहुत ज्यादा, तो हमने मन को कहा ये क्षिप्त मन है, फिकल माइंडेड, एग्रेसिव पीपल, लॉट्स ऑफ एंजाइटी, लॉट्स ऑफ थॉट, बॉम्बार्डेड विथ थॉट्स। इतने विचार दिमाग में आते हैं, दिमाग शांति नहीं रहता, क्षिप्त है। और पढ़ना योग सूत्र सीरीज 3 पढ़िए, सुनिए। पर कई बार मन में तम भारी होता है, तो इसको बोलते हैं मूढ़ मन, डिप्रेस्ड, डलनेस, डल हो जाता है, आलस आता रहता है, कितना ही सोलो और नींद आती रहती है, कुछ नहीं करने का मन करता, बस बैठे रहो आराम से, अरे क्या करना, कल कर लेंगे, ठीक। सुबह उठने का मन नहीं करता, खाना बनाने का मन नहीं करता, बन गया हो तो खाने का मन नहीं करता, खा लिया हो तो नहाने का मन नहीं करता, बस मन नहीं करता किसी भी काम का, डलनेस। जब रज और सत्व, जब सत्व बढ़ने लगता है, जब सत्व थोड़ा बढ़ता है और उसके साथ रज होता है, तो इसको बोलते हैं विक्षिप्त मन। विक्षिप्त मतलब डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ठीक, आज बहुत अच्छा लग रहा है, कल किसी बात पे मूड ऑफ हो सकता है। पिछले 10 दिन तो सर मजा आ गया, जबरदस्त गए, अभी पिछले 4 दिन से ठीक नहीं चल रहा है। ये विक्षिप्त मन है, डिस्ट्रैक्टेड।
लग जाता है, कभी भंग हो जाता है, फिर लग जाता है, फिर भंग हो जाता है। ठीक, विक्षिप्त मन है। इस परिभाषा से आप देखें, आप में से कितने लोगों का मन कभी लगता है, कभी भटकता है? आप में से कितने लोग कभी बहुत खुश महसूस करते हैं, कभी दुखी महसूस करते हैं, कभी ऑर्डिनरी महसूस करते हैं? हाथ खड़ा करें। रिसर्च ये बताती है, और इवन मनोविज्ञान भी ये बताता है, कि अगर इस परिभाषा से आप चले चले तो दुनिया की 90% से ज्यादा आबादी विक्षिप्त है। हालांकि इसमें किसी रिसर्च की जरूरत भी नहीं है। जो स्थितियां हम हमारे प्लेनेट को पे कर रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और जो भी स्थितियां हम हमारे प्लेनेट पे बना रहे हैं, वो केवल विक्षिप्त लोग ही कर सकते हैं। तो योग सूत्र के अनुसार भी और मनोविज्ञान के अनुसार भी 90% से ऊपर जनसंख्या विक्षिप्त ही है, डिस्ट्रैक्टेड, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। फिर जब सत्व और बढ़ता है, रज कम होता है, सत्व बढ़ता है, फिर बैलेंस क्रिएट होता है, सत्व स्थापित होता है। इसको एकाग्र मन कहते हैं, फोकस्ड। फिर जब और हमारी साधना गहरी होती है, फोकस्ड मन का मतलब आप जो कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, यू कैन फोकस इट एट योर विल। विक्षिप्तता नहीं, नो डिस्ट्रैक्शन, कंप्लीट फोकस। स्थिर हो जाए मन आपका, एकाग्र मन। फिर इससे भी परे अंतिम आता है गुणातीत। इन तीनों गुणों से परे हो जाता है मन। इसी को अमन कहते हैं, पीस, निरुद्ध स्टेट ऑफ माइंड, बियॉन्ड मन, बियॉन्ड प्रकृति। प्रकृति के ऊपर ही जाना पड़ेगा तीनों गुणों के परे जाने के लिए, या तीनों गुणों के परे जाना ही प्रकृति के परे जाना है। तो तब अमन हो जाता है, परमानेंट पीस। सो ये हमने इसीलिए बताया कि हम ये जाने कि ये मन इन सब चीजों का भंडार है। रज सत तम गुण लगे हुए हैं, बहुत सारी घटनाएं यादों के रूप में इस मन में स्टोर्ड है। तो मन संस्कारों का भी भंडार है। रजतम तो है ही, सत रजतम तो है ही, बहुत सारे संस्कार, इतनी सारी यादें, इतनी सारी मेमोरी, सब यहां स्टोर्ड है। सो मन संस्कारों का भंडार है, संस्कारास एक्यूमुलेटेड। तो सूत्र 9 बताता है ये दो प्रकार के संस्कार हैं आपके मन में। एक को कहा व्युत्थान संस्कार, उत्थान, प्रवृत्ति आती है, इससे प्रवृत्ति है। दूसरे को कहा निरोध संस्कार, इससे निवृत्ति आती है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जब जब दुनिया में ऐसा होगा कि ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस डिस्टर्ब होने लगेगा, जब जब प्रवृत्ति हावी होने लगेगी निवृत्ति पे, जब जब अधर्म धर्म पे हावी होने लगेगा, जब जब प्रगति प्रकृति पे हावी होने लगेगी, हम जंगलों का नाश करने लगेंगे, जब जब अहंकार इस कदर बढ़ेगा कि वो समृद्धि को समाप्त करने लगे, तब एक अवतार आता है। और अवतार क्या करता है? निवृत्ति को फिर से उठाता है और प्रवृत्ति और निवृत्ति को बैलेंस करता है। अभ्युत्थान धर्मस्य। सो वापस बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है अवतार, भगवत गीता ने कहा। सो दो तरह के संस्कार हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। एक को कहेंगे व्युत्थान संस्कार। संस्कार मीन्स समथिंग दैट प्रोपेल्स यू, हैबिट्स आप कह लें, टेंडेंसीज आप कह सकते हैं लूज ट्रांसलेशन में, ठीक है। सो दो तरह के हमारे अंदर संस्कार है। व्युत्थान मीन्स जो आपको एक्टिविटी में लगाता है, निरोध संस्कार जो आपको एक्टिविटी से दूर करता है, निवृत्ति की तरफ लगाता है। इट रिस्ट्रेन्स योर माइंड एंड दैट एक्टिवेट्स योर माइंड। व्युत्थान संस्कार इट आउटवर्ड गोइंग। व्युत्थान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आउटवर्ड गोइंग। निरोध का शाब्दिक अर्थ होता है इनवर्ट गोइंग, रिस्ट्रेन्ड, रुका हुआ।
क्षिप्त मूड और विक्षिप्त स्टेट ऑफ माइंड व्युत्थान संस्कार में आती है। हमारे अंदर जो संस्कार है, इस तरह के जो यादें हैं, संस्कार मतलब आप यादों को भी उसमें जोड़ सकते हैं, सारी हैबिट्स, ऑल द मेमोरीज टुगेदर, ये सब छपी हुई है हमारे अंदर। इससे हम कभी शिफ्ट होते हैं, कभी मूड होते हैं, कभी विक्षिप्त होते हैं। तो कौन सा संस्कार एक्टिवेट हो रहा है? व्युत्थान संस्कार, आउटवर्ड गोइंग संस्कार। जबकि एकाग्र और निरुद्ध स्टेट ऑफ माइंड है निरोध संस्कार, रुकना। सो जिनमें व्युत्थान संस्कार बहुत एक्टिवेटेड होता है, वो एमिगडाला ड्रिवन लोग होते हैं। हमेशा उनकी बॉडी अलर्ट पे रहती है, फाइट एंड फाइट स्लाइड पे लगी रहती है। इसीलिए इनको बीमारियां जल्दी होती हैं, इसीलिए तनाव में रहते हैं, एक्टिविटी में लगे रहते हैं पूरे से। और जो निरोध संस्कार वाले होते हैं, उनका वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। वो शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, उनको अपनी प्राथमिकताएं जीवन में क्लियर होती हैं। उनका जीवन कोई रेस नहीं होता। दे नो हाउ मच इज टू मच, कितना दौड़ना और कहां रुक जाना है, कितना बोलना है और कब रुक जाना है, कितना करना है और तब रुक जाना है। दे नो देयर लिमिट्स। ये कैसे आ रहा है? निरोध संस्कार से आ रहा है। इसी लड़ाई, हमारे अंदर ये दोनों लड़ाइयां चलती। एक व्यक्ति हमारे पास आए, एक सज्जन, उन्होंने कहा कि मैं जब से ये क्लासेस अटेंड करने लगा हूं, मुझे लगता है मेरे अंदर सत्व का विकास हो, और अब मेरा बिजनेस है, पर अब मैंने बिजनेस को देखना ही लगभग बंद कर दिया है। मेरा बिजनेस सारे मेरे लोग चलाने लगे हैं, मेरा मन नहीं करता वो सब करने का। और अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारे जो कंपनीज थी दूसरी जिनसे मैं डील करता हूं, उन कंपनीज ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दिए कि आपका नाम बहुत है, आप पे हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे क्रेडिट पे माल सप्लाई किया जो किसी को नहीं देते। 6-6 महीने का क्रेडिट, 1-1 साल का क्रेडिट, कि हमें पूरा भरोसा है, आप बाद में दे दीजिएगा, लीजिए एंड सेल कीजिए इस माल को। तो ये साइड मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अब कितना फैलाऊं ना, ऑलरेडी बहुत है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, तो और कितना फैलाऊं। ये संस्कार क्या हो रहा है? निरोध संस्कार। ठीक। पर अगर पूरी जनता ही निरोध संस्कार में चली जाएगी, पूरा केवल ही निरोध संस्कार बचेगा, तो समाज ही समाप्त हो जाएगा। बैलेंस इज सत्व। ठीक। यही लड़ाई प्रजापति वर्सेस पशुपति की थी। पशुपति लॉर्ड शिवा, निवृत्ति मार्गी, निरोध संस्कार के प्रतीक। प्रजापति जो सती के पिता थे, वो व्युत्थान संस्कार के प्रतीक। पूरा व्युत्थान संस्कार भरा हुआ है। कैपिटलिज्म, व्हाट इज कैपिटलिज्म? अनंत लाभ की अतृप्त प्यास। कैपिटलिज्म की परिभाषा क्या है? लाभ कैसा हो? अनंत। और उसकी प्यास कैसी? अतृप्त, जितना मिले कम है। तो जब आप पूरे ही व्युत्थान संस्कार में हो जाएंगे, ना तो आप परिवार को समय दे पाएंगे, ना खुद को समय दे पाएंगे, ना स्वास्थ्य को समय दे पाएंगे। पूरी वर्क लाइफ बैलेंसिंग आपकी बर्बाद रहेगी। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों का व्यक्तिगत जीवन पढ़िए, व्यवसायिक नहीं, उनका व्यक्तिगत जीवन पढ़िए, आपको जानकारी मिलेगी। जब व्युत्थान संस्कार चरम पे होगा, आप सबसे अमीर कैसे हो? क्योंकि व्युत्थान संस्कार आप में चरम पे है। तो दुनिया के सबसे 10 अमीर लोग जो हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन देखेंगे तो आप पाएंगे व्युत्थान संस्कार की क्या कीमत उन्होंने चुकाई है, रिश्तों नातों में, स्वास्थ्य में। ठीक। बिल गेट्स में व्युत्थान संस्कार एक जमाने में बहुत था। अभी कुछ दिनों से उनके अंदर निरोध संस्कार बढ़ने लगा है। वो कह रहे हैं मैं अपनी सारी संपत्ति दान करने वाला हूं, मैं टॉप 10 में भी नहीं रह जाऊंगा, मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में भी नहीं बचूंगा। ये दोनों संस्कार हमारे अंदर चलते रहते हैं। तो सूत्र 9 क्या कह रहा है? व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना। निरोध काल में चित्त का इन दोनों संस्कारों में व्याप्त होना निरोध परिणाम है। ये स्टेज 1 है। स्टेज 1, कभी मन इधर जाता है, कभी मन उधर जाता है, कभी मन ऐसा सोचता है और कभी मन वैसा सोचता है। दिस इज स्टेज 1। ठीक।
तो स्टेज 1 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? स्टेज 1 में जब ये दोनों संस्कार आपस में लड़ाई करते हैं, कभी ऐसा कभी वैसा। तो कई बार ऐसा होता है शुरू शुरू में कि आपका व्युत्थान संस्कार जीतता है। व्युत्थान संस्कार के पीछे रज हो सकता है, रज जीतता है, और निरोध संस्कार हार। लंबे समय तक आपके अंदर यही चलता है। तो आपका मन क्या रहेगा? शिफ्ट माइंड, फिकल माइंड। फिकल माइंड किसका होगा? जिसका व्युत्थान संस्कार जो राजसिक है उसने निरोध संस्कार को दबा दिया। एंग्जाइटी रहेगी, टेंडर डाला है पता नहीं क्या होगा, बिजनेस पता नहीं क्या होगा, अगले साल बिजनेस में क्या होगा, रिलेशन में क्या होगा, लो अटेंशन स्पैन। इतना ज्यादा चीजें दिमाग में चल रही होती हैं कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है। इतने सारे काम हम कर रहे होते हैं एक साथ, एंग्जाइटी रहती है उनसे। ठीक, कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्युत्थान संस्कार है, प्रवृत्ति मूलक, प्रवृत्ति वाला, आउटगोइंग, जगत की तरफ जो देखता है, जगत प्रपंच वाला, ये तमस से प्रेरित हो सकता है। तो व्युत्थान संस्कार डोमिनेट कर रहा हो आपके निरोध संस्कार को, पर ये व्युत्थान संस्कार तम से हैवी हो, तो आप डिप्रेस फील करेंगे। निरोध और डिप्रेशन में अंतर है। आप डिससेटिस्फाइड फील करेंगे लाइफ से, कंफ्यूज्ड रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, रादर डिजेक्टेड फील करेंगे, लो एनर्जी फील करेंगे, काम टालेंगे, स्लीपी फील करेंगे। ठीक, आप में से कोई इनमें से किसी स्थिति से गुजर रहा है अभी जितनी हमने बताई? इसके बाद यह स्टेज 1 ही हम आपको बता रहे हैं। स्टेज 1 में यही चलता रहता है। फिर कभी क्या होता है, बिल्कुल ये बॉक्सिंग के राउंड की तरह है, कभी निरोध संस्कार हरा देता है, और कभी, अभी एक कोई मूवी, हम किसी ने हमें उसका एक क्लिपिंग भेजा था, नेटफ्लिक्स पे कोई एक वो था, पता नहीं कोई सीरियल था या क्या था, उसमें एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनके अंदर गांधी का रूप आ जाता है। तो ऐसा बताया, एक रिटायर्ड आईएएस अफसर था, जैसा उसमें बताया है नाटक में, वो काफी भ्रष्ट था, और वो भ्रष्टाचार करके बहुत सारा दाएं बाएं इधर उधर कुछ कुछ करता रहता, और जैसे ही गांधी का रूप उसमें आता था वो सब उजागर कर देता था, लोगों को बता देता था मैं ऐसा कर रहा हूं, फिर पकड़ा जाता था। फिर जब वापस गांधी का रूप उतरता था, फिर अपने आप को फिर से बचाता था, फिर गांधी का रूप आता था तो फिर से बता देता था सब कुछ क्या क्या गलत किया। सो ये दो बातें जैसे मुन्ना भाई में होता है। सो कई बार विक्षिप्त मन, ये विक्षिप्त मन है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी सत्व हावी है, कभी रजतम हावी हो गए, कभी व्युत्थान संस्कार हावी है, कभी निरोध संस्कार। तो एट टाइम्स फोकस, एट टाइम्स डिस्टर्ब्ड, ये इस तरह से चलता रहता है। जैसे हमने उनकी बात कही कि बिजनेस में क्या करूं, प्रॉफिट कमाऊं या फिर मैं क्या करूं इस समय। कभी मन करता है अंदर से कि यार ये बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए होता है, फिर पर कभी मन करता है यार अब और कितना करेंगे, ऐसे तो अनंत समय भागते रहे। ये कौन सा मन है अभी इनका? स्टेज 1 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्टेज 1 में क्या हो रहा है, इनके दोनों संस्कार आपस में टकरा रहे हैं। आप में से किसी के साथ होता है ऐसा, ये दोनों संस्कार आपस में टकराते हैं? दौड़ें कि रुकें, करें कि ना करें, बी और नॉट बी, टू बी और नॉट टू बी। तो ये हम सब लोग जिन्होंने हाथ खड़े किए, ये स्टेज 1 पे आ गए। इनमें सत्व बढ़ रहा है, और अंदर ही अंदर एक कंफ्यूजन चलता है कि क्या करें, कितना ना करें, कब रुक जाएं। ठीक, अच्छा, अब इस जंग में कौन जीतेगा? ये जो अंदर जो दो भेड़ियों की जंग हो रही है, इसमें कौन जीतेगा? जैसी पुरानी कहावत है, अगर आपके अंदर दो भेड़िए जो लड़ रहे हैं, उसमें वो जीतेगा जिसको आप रेगुलर खाना खिलाएंगे। अगर आप चाहते हैं निरोध संस्कार जीते, तो आप उसको खाना खिलाइए। इसका पोषण क्या है? विवेक, वैराग्य और उसका अभ्यास। विवेक और वैराग्य का अभ्यास। ठीक, सत्व बढ़ेगा और उसके बाद हम लाइफ को बैलेंस करेंगे, हम रज ड्रिवन नहीं रहेंगे। ठीक, सो हमने उन व्यक्ति को सलाह ये कैसे बैलेंस करने का मतलब हुआ, हमने उन्हें यह सलाह दी कि आप ऐसा करें, आपका मन नहीं है व्यवसाय ज्यादा करने का,
पर आपके स्टाफ को तो ग्रोथ चाहिए। उन्होंने कहा मेरे स्टाफ को तो ग्रोथ चाहिए। तो जब आपके स्टाफ को ग्रोथ चाहिए, आपका मन नहीं है, आपको जो करना था कर लिया, पर आपने इतनी बड़ी कंपनी चालू की, उनको तो ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। सो क्यों ना आप एक ट्रस्टी के रूप में अपनी कंपनी चलाएं। उन लोगों को बोलें कि भाई आप अपना ऑब्जेक्टिव्स बना के मुझे बताइए कि आप क्या अचीव करेंगे। मैं ठीक है, मैं ज्यादा काम लेने को तैयार हूं, पर ज्यादा काम का मैं ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं लूंगा। लेट्स मेक अ ट्रस्टीशिप वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, एंड उनके ऊपर जिम्मेदारी दें कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप बताइए आप कितना, कब, कैसे डिलीवर करेंगे। और इससे भी बड़ी बात, फील्ड को छोड़ के भागने का नाम आध्यात्म नहीं है। क्या मैं कितना भी व्यवसाय करके खुद को बिल्कुल शांत रख सकता हूं, यह अध्यात्म है। बात करेंगे इस पे। सो डेलिबरेट, रिपीटेड, रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है निरोध संस्कार के लिए। इसी प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? यम नियम प्यूरिटी ऑफ माइंड देंगे, आसन प्यूरिटी ऑफ बॉडी देगा, प्राणायाम प्रत्याहार स्टेबिलिटी ऑफ माइंड देगा। इससे क्या होगा? निरोध संस्कार मजबूत होगा। निरोध संस्कार मजबूत होगा, संस्कार का मतलब हम बता चुके हैं, मेंटल इंप्रिंट्स ऑफ रिपीटेड टास्क। कोई भी काम जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो उसी को संस्कार कहते हैं, उसका जो मेंटल इंप्रिंट बनता है। जब आप बार बार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करेंगे तो आपका निरोध संस्कार बनेगा। सो निरोध संस्कार क्या है? मेंटल इंप्रिंट ऑफ रिपीटेड एक्शंस टू स्टेबलाइज माइंड। आपका मन शांत रहना चालू हो जाएगा। फाइन। तो क्या अचीवमेंट होते हैं निरोध संस्कार के? अचीवमेंट क्या है निरोध संस्कार? अब हुआ क्या, आपने क्या किया? स्टेज 1 में आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, आप इन दोनों को बराबर कर लेंगे। निरोध संस्कार विल बी इक्वल। सत्व स्थापित हो गया, बैलेंस हो गया। निरोध संस्कार इक्वल हो गया व्युत्थान संस्कार से। अचीवमेंट क्या होगा? संस्कारों की वृत्तियों का बाहर प्रकट होना रुक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वृत्तियां बाहर प्रकट नहीं होगी। थोड़ा इसको समझ ले, बाहर प्रकट ना होने का क्या तात्पर्य है। सो आपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब कर लिया, इससे क्या होगा? वृत्तियां बाहर नहीं प्रकट होगी, पर अंदर तो रहेंगी। आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया है तो अब आप गुस्सा नहीं करेंगे अपने स्टाफ पे, आप गुस्सा नहीं करते, पर मन में तो गुस्सा आता है। ठीक, कितने लोग गुस्सा करना कम किया है पहले से? पर मन में तो गुस्से के विचार अभी भी आते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर से गुस्सा खत्म ही हो गया, गुस्से का एक्सप्रेशन कम किया होगा आप लोगों ने। देखिए लगभग सभी ने हाथ खड़ा किया। तो हम स्टेज 1 पे हैं, बिल्कुल आप परफेक्ट स्टेज 1 के मॉडल एग्जाम्पल्स हैं आप सभी लोग। तो हम बिहेवियर में गुस्सा नहीं करते, टेंट्रम नहीं दिखा रहे उतना ज्यादा जितना पहले दिखाते थे, पर मन में गुस्सा रहेगा। मतलब चित्त की वृत्तियों का प्रकट रूप लोप हो जाएगा, पर मन में विचारों की तरंगे बढ़ती रहेंगी। अंदर तो रहेगा। हम अनुचित शब्द बोलेंगे नहीं, पर मन में आ जाएंगे अनुचित शब्द। कभी कभी किसी ने कुछ किया तो मन किया कि ये बोलूं, फिर चुप रह गए, पर वो शब्द तो आया मन में। हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, पर मन में प्रतिक्रिया आएगी। ठीक, वो मन में रहेगा। मूड स्विंग होंगे, पर हम दिखने नहीं देंगे व्यवहार में। यही हमारे निरोध संस्कार की साधन के कारण है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 30-40 साल से तो व्युत्थान संस्कार की प्रैक्टिस चल रही है ना। स्कूल कॉलेज में हर तरफ मैंने इसी संस्कार को बढ़ाया है। तो ये ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है कि इसके बराबर लाके निरोध संस्कार को खड़ा कर देना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि 40 साल की प्रयास है इसका, व्युत्थान का। तो अब हम क्या होंगे? हम बाहर से शांत लगेंगे और अंदर से अशांत रहेंगे। यह है स्टेज 1। ठीक, ये अचीवमेंट है अपने आप में। एटलीस्ट हम दूसरों पे तो चिड़चिड़ नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट हम बाहर तो सभ्य पहले से ज्यादा बन पा रहे हैं, दूसरों को कम कष्ट दे रहे हैं। अंदर चलता रहेगा सब। एक सोलोमन राजा हुए, यहूदी महान राजा थे, बड़ा सम्मान से उनका नाम लिया जाता है। एक राजकुमारी थी, एक रानी थी किसी देश की, वो इन पे मोहित हुई, क्योंकि इनका नाम था इस बात में कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है।
तो उसने सोचा क्यों ना इनकी परीक्षा लूं बुद्धिमानी की, इससे पहले कि मैं निर्णय लूं कि मैं इनसे शादी करूंगी। तो उन्होंने बुद्धिमानी की परीक्षा के लिए राजा सोलोमन को एक टास्क दिया। टास्क ये था, 4 साल के छोटे छोटे बच्चे, चलिए हम ये टास्क आपको दे, 4 साल के वो 6 बच्चों को लेके आई जो रानी थी, 4 साल के, सबके छोटे छोटे बाल कटवा दिए, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे वो सारे बच्चे। और राजा सोलोमन को कहा पता लगाइए इनमें से 3 लड़कियां 3 लड़के, अगर आपने एग्जैक्ट सही बता दिया तो मैं समझ जाऊंगी आप बहुत बुद्धिमान है। सेम कपड़े, सेम हेयर कट, दिखने में भी सेम, कैसे करेंगे आप सोचिए, कैसे पता लगाएंगे? दूर से देख के पता लगाना है बस। चार साल के बच्चे। राजा सोलोमन ने एक आईना मंगवाया और सबके सामने एक आईना रख दिया और राजा सोलोमन ऑब्जर्व करने लगे। तो राजा सोलोमन ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद उन्होंने 3 बच्चों को हटाया, बोला ये तीनों लड़कियां हैं। तो रानी ने पूछा आपको कैसे पता? राजा सोलोमन ने बोला कांच के सामने आते ही उनके अंदर की जो स्त्रीण प्रवृत्ति है वो जागृत हुई और उन्होंने खुद को निहारना शुरू किया। वो जो डीएनए आपके अंदर है वो थोड़ी बदल सकता है इतनी जल्दी। व्यवहार सामने से दिखना बदल जाएगा, पर वो जो अंदर है, मन में जो विचार है वो तो चलते रहेंगे। आपके जो स्त्रैण गुण है वो तो रहेंगे। तो राजा सोलोमन ने इस तरह से पता लगाया कि अंदर से तो चीजें चलती रहेंगी। ठीक। दूसरा अचीवमेंट क्या है स्टेज 1 का? मन सामान्यतः एकाग्र बना रहेगा, अब विक्षिप्त से सामान्य एकाग्र की तरफ मन बढ़ेगा। जनरली मन शांत रहना चालू होगा। ये फर्स्ट स्टेज की अचीवमेंट है। व्यवहार में विनम्रता दिखेगी, शांति दिखेगी, आप बड़े विनम्र हो जाएंगे व्यवहार। मन अंतर्मुखी होना चालू हो जाएगा, अकेलेपन में घबराएंगे नहीं, अच्छा लगेगा शांति से बैठना। ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ? यस आई एग्री, इफ यू मेल ऑल्सो डू इट। ठीक। देन 5 सेंसेस से मन विड्रॉ होना चालू होता है। आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, उसमें आप पहले से ज्यादा सेलेक्टिव होना चालू हो जाएंगे। मैं वही देखूं, वही सुनूं जो मुझे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। क्या ये सब हो रहा है आपके साथ? आई डोंट नो इफ इट इज हैपनिंग टू यू। टेंडेंसी ऑफ ऑल पॉइंटेडनेस कम हो जाएगा, विचार दिमाग में पहले से कम हो जाएंगे। कई प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे, जहां मन भागता था वो प्रश्न उत्तरित हो चुके होते हैं। सो टेंडेंसी ऑफ ऑल पॉइंटेडनेस कम हो जाएगी, विचार कम आएंगे। हमने बोला ना, प्राणायाम धीरे धीरे, प्राणायाम प्रत्याहार अपने आप आपके विचारों को सीमित करता है। मन पर पहले से ज्यादा कंट्रोल होता है। अब मन शांत हो जाता है, चित्त भूमि तैयार होती है। यही निरोध परिणाम है, स्टेज 1 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेक सेंस? सूत्र 10 कहता है तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, निरोध संस्कार से चित्त की गति प्रशांत होती है, गहरी होती है चित्त की गति। सो अपने आप थोड़ा धीर हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे, गहरे हो जाएंगे। तो ये पहली स्टेज के अंत में आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। ठीक। पर इस स्थिति में भी कुछ लिमिटेशंस रहेंगी स्टेज। क्या? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टेज 1? प्रवृत्तियों का व्यवहार में प्रकट होना तो रुक जाएगा, पर विचार में तो बना रहेगा। अंदर संस्कारों की वृत्तियां बनी रहेंगी। जैसे एक स्प्रिंग होती है, आप उसे दबा के उसके ऊपर एक वजन रख दें तो रखा गया वजन, पर अंदर से स्प्रिंग का वो जोर थोड़ी खत्म हुआ है, वो पुल है अंदर, बस आप व्यवहार में उसे नहीं निकलने दे रहे। ये स्थिति में बन जाएंगे। अभ्यास रेगुलर करना इसमें बहुत जरूरी है। व्यवहार का अभ्यास में जरा सी कमी आने पर
व्युत्थान संस्कार फिर हावी हो जाएंगे, जगत प्रपंच पुनः लील लेगा, लीला शुरू हो जाएगी, माया जाल फिर से घेर लेगा और कहानी फिर से वही पहुंच जाएगी, क्षिप्त और मूड पे, विक्षिप्त क्षिप्त मूड पे। ठीक, मन अभी भी पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। ऐसा नहीं है मैं जब चाहूं जहां चाहूं मन लगा सकता हूं। हाँ, कई बार जब बहुत परेशान होते तो मन नहीं लगता चीजों। एकाग्रता है पर इतनी भी सघन नहीं है कि भंग ना हो सके। तो जब हमारे अंदर ये दोनों संस्कार बराबर हो जाए, दोनों भेड़िए बिल्कुल टक्कर के हैं, ठीक, तो अब स्टेज 1 पूरी हो गई। ये स्टेज 1 की लिमिटेशंस थी और अचीवमेंट्स भी हमने आपको बताया। ठीक, दिस इज स्टेज 1। अब हम समझेंगे इसके बाद क्या होगा। देन कम स्टेज 2। स्टेज 2 सूत्र 10 बताता है, स्टेज 2 ऑफ मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। सर्वार्थता, सूत्र 11, सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षय उदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। पहले को क्या कहा, निरोध परिणाम। ये हुआ, निरोध करने का मैंने प्रयास किया, रोका, तो उसका परिणाम ये हुआ, बराबरी हो गई। अब आगे चले, बैटल चल रही है अंदर। सर्वार्थता एकाग्रतयो, चलिए एक एक शब्द से। अब इसके बाद क्या होगा, सेकंड लेवल। सर्व मतलब सभी, अर्थता मतलब डायरेक्शंस, सब दिशाओं में। तो मन जो सभी विषयों की ओर जाता है, ठीक, जिससे चित्त विक्षेप रहता है, उसमें धीरे धीरे जैसे रजगुण बंद तो धक्का देगा ही, इसलिए चित्त इधर उधर भागता रहेगा। भले सत्व है पर स्टिल रजगुण खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ है, रजगुण है अभी, तो धक्का देता रहता है। इसलिए चित्त सारे विषयों में जाता है। कभी मन यहां करता है, कभी मन ये करने का करता है, कभी वो करने का करता है। बच्चों को देखो जिनको करियर का डिसाइड करना है, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा करें, वैसा करें, कितने थॉट्स आते हैं। इसी को भगवत गीता कहती है बहुशाखा बुद्धि। इसी को योग सूत्र क्या कह रहे हैं, सर्वार्थता। सर्वार्थता की जो स्थिति है, मल्टीपल पॉइंटेड माइंड। ये समाधि के पहले शुरुआती चरणों में दिमाग में मल्टीपल थॉट्स होते हैं, मल्टीपल परसेप्शंस होते हैं। कोई भी सेंस ने कोई जानकारी दी, कोई याद ट्रिगर हो जाती है, फिर अपने आप उस चीज में दिमाग चला जाता है। इस पर अपने पहले भी बात की। ऑल पॉइंटेड माइंड रहता है। तो यहां क्या कह रहे हैं सूत्र में, क्षय, इसका क्षय हो जाता है। ऑल पॉइंटेड माइंड एलिमिनेट हो जाता है स्टेज 2 में। इतनी जगह दिमाग घूमना कम कर देता है। ऑल पॉइंटेड माइंड, सर्वार्थता, क्षय, और क्या कह रहे हैं, एकाग्रता, वन पॉइंटेड माइंड। सभी विषयों को त्याग कर मन एक विषय पर ठहर जाए, उदय हो, उदय होता है उसका, राइज ऑफ वन पॉइंटेड माइंड। इसको हम कहेंगे समाधि परिणाम। ठीक, मन की जो वृत्ति है, जो बहुशाखा चंचल मन है, अपनी पसंद की विषय में ही मन स्वतः लग पाता है। मन कई बार स्वतः लग जाता है किसी चीज में, पर किसमें लगता है, जिसमें आपको पसंद आ रहा है, आपको मजा आ रहा है। नापसंद चीज में मन नहीं लगता है। जैसे खेलने में लोग, बच्चों का मन लगता है, पढ़ने में नहीं लग रहा, किसी का रीडिंग में लग रहा है, नौकरी में नहीं लग रहा। सो कई बार हम अपने मन से ही परेशान हो जाते हैं, यार मन नहीं लग रहा तो क्या करें अब हम। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कितने लोगों ने कहा है जब मन नहीं लग रहा तो हम क्या करें, व्हाट टू डू देन, आई फील हेल्पलेस, क्या करूं, मैं बैठ गया किताब खोल के, मन नहीं लग रहा, मैं चला गया ऑफिस काम में, मन नहीं लग रहा, मैं उससे मिलने चला गया, मन नहीं लग रहा, क्या करें जब नहीं लग रहा। तो हम अपने मन से ही परेशान हो जाते हैं। वी बिकम स्लेव ऑफ आवर थॉट्स, मेनी थॉट्स कम्स। तो यहां समाधि परिणाम कैसे इसको कन्वर्ट करता है, इसमें 3 चीजें देखिए। पहले में हमने 5 लिम्स पे बात कर ली। 5 लिम्स जब सधते हैं तो निरोध परिणाम आता है। अब धारणा ध्यान समाधि जब सधने लगती है तो संयम आता है। यही स्टेज 2 है। स्टेज 2 में संयम आना चालू होता है। हमने पिछले सेशन में पढ़ा है, हम संयम का अभ्यास करते हैं। ठीक, तो धीरे धीरे केवल एक ही वृत्ति बचती है, हम पढ़ चुके हैं, जो ध्येय स्वरूप होती है। बस फिर ध्येय के अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसी स्थिति आ जाती है स्टेज 2 में।
केवल सीन बचता है, कंप्लीट एब्सॉर्प्शन। योगी जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर चाहे, जिस पे चाहे मन को संयमित कर सकता है। इट इज कॉल्ड इनर मास्टरी, कंप्लीट इनर मास्टरी होती है, कंप्लीट फ्रीडम इन साइट, प्लग अनप्लग रीप्लग एट माई विल, एकाग्र मन, एकाग्र मन। अब अंदर क्या हुआ इन दोनों भेड़ियों के साथ? हुआ ये अंदर निरोध परिणाम ने हरा दिया व्युत्थान परिणाम। ठीक, व्युत्थान परिणाम नॉकआउट, गिर पड़ा है, इनर विक्ट्री हो गई, कंप्लीट कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। मैं जब चाहूं प्रवृत्ति करूं, जब चाहूं रोक लूं, मेरी मर्जी। निरोध इतना ताकतवर है कि मैं जब चाहूं बढ़ूं, जब चाहूं रुक जाऊं, कोई मुझसे करवा नहीं रहा, अब मैं डिसाइड कर रहा हूं। अनेक वृत्तियों में भटकने वाला मन मानो एक खूंटे से बांध दिया उसको, ये हो गया, खूंटे से बन गया मन। ठीक, ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक हॉल में बहुत सारे लोग बैठे। जरा कल्पना कीजिए, एक हॉल है, खूब सारे लोग बैठे और हंगामा है, मतलब आपस में बात कर रहे हैं, अभी वक्ता आया नहीं है इसलिए बात कर। अचानक स्टेज पे वक्ता आता है और एकदम से उस पे लाइट जाती है। अब जैसे ही वक्ता, जिसके लिए आप आए थे इस ऑडिटोरियम में, आप कोई गजल सुनने आए थे जगजीत सिंह की, या फिर अरिजीत सिंह की कोई गाना सुनने आए थे, अभी तक अरिजीत सिंह आया नहीं है, तो हॉल में बातें चल रही है, अचानक अरिजीत सिंह आके खड़े हुए स्टेज पे, तो क्या होगा? दो चीजें होंगी एक साथ। क्या होगा बताइए? एकदम से आपका जो बहुशाखा मन है वो रुक जाएगा। इससे बात करूं, यहां देखूं, वहां देखूं, एकदम से मन वहां से रुकेगा, बहुशाखा रुक जाएगा, उसका क्षय क्षय हो जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा? मन एक वक्ता की बात पे केंद्रित हो जाएगा, उसके गाने पर केंद्रित हो जाएगा, एकाग्रता का उदय होगा। यही समाधि परिणाम है। बस इसको अपनी मर्जी से कर लें तो हमने कहा समाधि परिणाम हो गया। तो समाधि परिणाम का मतलब मन बहुशाखा से हट जाएगा और एक शाखा पे आ जाएगा। धारणा, ध्यान, समाधि से संयम आ जाए, मन में विचारों का संयम आ जाए। तो पहली स्टेज में क्या था याद कीजिए, व्यवहार रुका था पर विचार वैसे के वैसे ही थे। अब स्टेज 2 में क्या होगा हमारे साथ? अब हमारे मन की वृत्तियों का फ्लक्चुएशन रुकने लग जाएगा, विचार समाप्त होने लगे, थॉट स्टेबल हो जाएंगे। अब व्यवहार में ही परिवर्तन नहीं, मन में परिवर्तन आएगा। यह है स्टेज 2। अब मन में क्रोध नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे क्रोध आया और पर मैंने बोला नहीं, नहीं, अब क्रोध ही नहीं आ रहा है। अब मन में अपशब्द नहीं आएंगे, अब मन में प्रतिक्रिया ही नहीं होती, अब मन में मूड स्विंग्स नहीं होते। अब व्यवहार में परिवर्तन आया है। पहले व्यवहार में परिवर्तन आया था, अब विचार में परिवर्तन आया। क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन तो तात्कालिक होता है, अंदर तो विचार वही थे, गुस्सा आ रहा था, पर अब और गहरा उतरा है। थोड़ा सा ऐसे समझे, कल्पना कीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसको कल्पना करके देखिए। आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं और आप 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। वहां बोर्ड लगा हुआ हाईवे के किनारे, मैक्सिमम स्पीड 80 और आपकी गाड़ी 100 पे, धन से आप निकल गए, ठीक। बोर्ड पे आपने पढ़ा भी मैक्सिमम स्पीड 80, पर आप निकल गए। आपने देखा थोड़ी आगे पुलिस की डायल 100 की गाड़ी खड़ी, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। क्या करेंगे आप बताइए? आपको दूर ट्रैफिक पुलिस दिख गई, बोर्ड आपने देखा था 80 किलोमीटर पर आवर, आप 100 पे हैं, आप क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप से यदि आप संतुलित बुद्धि में हैं अभी, तो आप अपनी गाड़ी को स्लो करेंगे। कितना स्लो करेंगे? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लाएंगे। और कम से कम उन पुलिस वालों को क्रॉस करते समय आप 80 की स्पीड रखेंगे।
यस, करेंगे ये। और थोड़ी आगे जाके क्या करेंगे? जब से पुलिस ने देखना बंद कर दिया, उनकी आंखों से ओझल हो चुके हैं, फिर क्या करेंगे? फिर से 100 पे चले जाएंगे। इसका मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन तो आया था, पर आपके विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया। गॉट इट? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप उसी स्पीड पे चल रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर की, पुलिस वाला तो छोड़ गया पीछे। आगे आपको एक भयंकर एक्सीडेंट दिखा, मतलब गाड़ी 2 टुकड़ों में टूट गई, ब्लीडिंग है, रात सड़क पे पहुंचे, कांच टूटा हुआ है, एम्बुलेंस खड़ी है, लोगों के शरीर से खून निकल रहा है, एम्बुलेंस उसे लेके जा रहे हैं, और लोग, आपने रुक के पूछा क्या हुआ, तो बताया यार ये दोनों गाड़ियां बहुत तेज आ रही थी, एकदम से टकरा गई। अब जब लोगों ने बताया, अब क्या होगा बताइए? अब आपके ड्राइविंग में क्या चेंज आएगा? अब आप खुद ही स्लो ड्राइव करेंगे, किसी ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब विचार में परिवर्तन आया है। सो देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। स्टेज 2 और स्टेज 1 में बहुत बड़ा अंतर। स्टेज 1 व्यवहार में परिवर्तन है, बहुत अच्छी बात है, लोग आपको सम्मान करेंगे। स्टेज 2 विचार परिवर्तित हो जाएंगे। इसके साथ, पर स्टेज 2 में भी विचार हमारे परिवर्तित हो गए, तो सबसे बड़े अचीवमेंट क्या है हमारे स्टेज 2 के? हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट इन स्टेज 2 इज व्हाट? हमने यह देखा कि मन, व्यवहार के अतिरिक्त विचार भी शांत और स्थिर हो जाए, अंदर से शांति होगी, गुस्सा नहीं आएगा, फॉरगिवनेस रहेगी सबके लिए, प्रेम रहेगा सबके लिए, एकाग्र मन रहेगा, लगभग हर समय एकाग्र मन रहेगा, फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा, कोई मूड स्विंग नहीं, इनर मास्टरी रहेगी और इनर विक्ट्री रहेगी, क्योंकि आपके निरोध संस्कार ने व्युत्थान को हरा दिया है। यही समाधि परिणाम है। सेकंड स्टेज। सम मीन्स टुगेदर, आ मीन्स होल्डिंग, धी मीन्स माइंड। दिमाग को मैंने शांत कर दिया पूरी तरह से, अब मन में विचार भी नहीं आते, कोई गलत विचार नहीं आता। पर इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? व्यवहार व विचार शांत और निर्मल हो जाएंगे, हो गए ये दोनों, पर बेहद अंदर संस्कार का बीज अभी भी दबा रहेगा, जो समय और परिस्थिति आने पे फिर से प्रस्फुटित हो जाएगा, उसकी संभावना रहेगी। ऐसा नहीं कि गुस्सा मेरे अंदर समाप्त हो चुका है, उसका बीज है। कई बार कुछ रेयर घटनाओं में वो एकाग्रता फिर से भटक सकती है, क्योंकि मन में अभी भी वासना बची है। मन रिजर्वायर है संस्कारों का। माइंड इज व्हाट? एक्यूमुलेटेड संस्कार। सो कहीं गहरे में बीज रूप में वो संस्कार, वो वासना है कि मुझे प्रशंसा मिले, मुझे शक्ति मिले, मुझे प्रेम मिले, मुझे सम्मान मिले, वो वासना भी है, पर वैसे विचार नहीं आ रहे अब, ये सच है। व्यवहार भी वैसा नहीं, पर वासना भी है। तो ये सेकंड स्टेज का अचीवमेंट है। इसमें डीप रूटेड टेंडेंसीज रहती है सीड फॉर्म में, और समय आने पर मौका मिलते ही वो फिर से प्रकट हो जाती है। वृत्तियां समाप्त होती है, पर संस्कारों के बीज अभी भी रहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेज 2। अब हम जाएंगे स्टेज 3 पे। व्हाट इज स्टेज 3? इसके बाद क्या होता है? स्टेज 3 इज थर्ड लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। पहला निरोध परिणाम, दोनों बराबर लड़ रहे थे। दूसरा
समाधि परिणाम, उसको गिरा दिया नीचे, निरोध संस्कार में मुक्का मार के उसको गिरा दिया, रिंग में नीचे गिरा पड़ा है वो जो व्युत्थान संस्कार है, पर वो मरा नहीं है, वो गिरा हुआ है। हो सकता है फिर से खा पी के खड़ा हो जाए, अभी आपको केवल फील्ड में वही दिख रहा है, निरोध संस्कार। स्टेज 3, ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। तब फिर शांत और उदित होने वाली, शांत और उदित होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाएंगी, तब वह चित्त का एकाग्रता परिणाम है। शांत और उदित होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाएंगी, तो वो एकाग्रता परिणाम है। जरा इसको समझ लें, एकाग्रता का मतलब क्या है। तीसरा स्टेज है एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता का मन क्या है, मतलब क्या है। एकाग्रता मन में स्थित पिछली आकृति, वो जो भी आकृति आप ध्यान लगा रहे हैं, तो आपका पिछली जो आकृति थी देह की, जिस पे भी आपने ध्यान लगाया है, पिछली आकृति शांत होती है और बिल्कुल समान दूसरी आकृति का उदय होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। हम कई बार चकित होते हैं ये सोच के कि उस जमाने में इन लोगों ने इतना कैसे सोचा। वो कह रहे हैं कि ये जो ध्यान है, ये जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मन एक ध्येय पे लग गया तो और कुछ भी नहीं आ रहा है दिमाग। एक्चुअली है ये, जैसे मूवी जो चलती है, आप देखते हैं पीवीआर में जब जाते हैं तो एक रील होती है, रील में बहुत सारे फोटोग्राफ होते हैं, वो फोटो को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो पिक्चर जैसा दिखता है। पता है ना आपको ये सब, यू नो दिस। रील में स्टिल्स होते हैं, यू मेक दो स्टिल्स फास्ट फॉरवर्ड तो इट लुक्स कि एक पिक्चर चल रही है। पीपल नो दिस, आपको पता है ये, गुड। अब एक काम सोचे, मतलब वो तो चल रहा है, रील लगातार चल रही है और पिक्चर चलती जा रही जो आप मूवी देख रहे हैं। बट आप कल्पना कीजिए, वो जो 1 लाख स्टिल है जो एक साथ चलाने से मूवी बन रही है, वो 1 लाख स्टिल फोटोग्राफ एक जैसे ही हो तो क्या होगा। पूरी 1 घंटे की मूवी चलती रहेगी पर फोटो एक ही बना रहेगा। देखने को तो केवल एक ही चीज है सामने, पर एक्चुअली ये 1 लाख बार बदल चुका है। ये वो कह रहे हैं, मन में स्थित पिछली ध्येय की आकृति और जो नई ध्येय की आकृति वो बिल्कुल एक जैसी है। तो आपको लगता ही नहीं है कि आपका ध्यान अलग हुआ, पर मन चंचल है। अब हो क्या रहा है, मन इस इमेज से हटके वापस सेम इमेज पे आ रहा है, फिर सेम इमेज से फिर सेम इमेज, पर है उसी पे ध्यान लगाता है। मन रजगुण के कारण चंचल रहता है, स्थिर नहीं होता, वो बहता रहता है जैसे कोई फिल्म चल रही है। किंतु जैसा हमने बताया, फिल्म में कई स्टिल इमेजेस होती है जो एक के बाद एक तेज आने से हमें डायनामिक मोशन का आभास देती है। पर यहां क्या हो रहा है, ध्यान जब हम लगा रहे हैं, जब हम ध्यान लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पिछली इमेज जो एक्स थी, ठीक, मैंने ध्यान लगाया एक्स पे, शिव जी पे मैं ध्यान लगा रहा हूं, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अगले ही सेकंड उनके गले में एक सांप आ गया, अब ये वाई इमेज हो गई, देखो ऑल्टरनेशन हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उनके पीछे कैलाश पर्वत भी आ गया, जेड हो गया। अब क्या हो रहा है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद पार्वती जी भी आ गई, फिर बच्चे भी आ गए, फिर ये सब हो गया, मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूं। फिर बच्चों से मुझे अपने बच्चों की याद आ गई, फिर कैलाश से याद आ गई, यार टूर बिल अभी तक क्लियर नहीं हुआ, कंपनी में जमा किया, डिस्ट्रैक्टेड। ठीक, ये अस्थिर, ये चंचल मन है। स्थिर मन क्या है, क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, कि जो मेरी पहली इमेज है भगवान शिव में देख रहा हूं, ठीक, उसके बाद जो दूसरी इमेज आई वो भी बिल्कुल सेम है, तीसरी भी आई सेम है, चौथी भी सेम है, पांचवी भी, एक्स वाई जेड इमेजेस बदल रही हैं क्योंकि मन चंचल है, पर सारी इमेज एक जैसी क्योंकि मेरी साधना गहरी है। सो एक्चुअली मेरा मन स्थिर है, एक्चुअली ध्येय ही बचा है। पर अगर आप बहुत डीप में जाएं तो बहुत सारे थॉट्स निकल गए, पर सारे थॉट एक ही चीज पे फोकस्ड है, इसलिए मुझे पता नहीं पड़ रहा। कैन यू इमेजिन going to that level of clarity? हालांकि मन की प्रवृत्ति के कारण इमेज बदल रही है, शांत हो रही है, डिक्लाइन और उदित हो रही है, किंतु साधना या संयम के बल पर
जो नई इमेज उदित हो रही है वो बिल्कुल पुरानी इमेज जैसी है। इसीलिए सिंगल पॉइंटेड ध्येय है, कोई और विचार ही नहीं आ रहा। इसको कहते हैं रिपीटेड एब्सॉर्प्शन, सघन एकाग्रता। ठीक, क्या कहा सूत्र ने? जब शांत और उदित होने वाली दोनों वृत्तियां बिल्कुल एक जैसी हो तो कुछ और है ही नहीं दिमाग में, कंप्लीट फोकस। इसी को हमने क्या कहा? थर्ड स्टेज, एकाग्रता परिणाम। तो समाधि परिणाम से क्या मिला? मन की चंचलता रुक गई, समाधि परिणाम से ये मिला। पर एकाग्रता परिणाम का उदय हुआ। ठीक, मन एक ही स्थान पर केंद्रित होना चालू हुआ, संयम हुआ समाधि परिणाम में। पर अब क्या होना चालू हुआ? वो सारी इमेज एक ही रहे, तो एकाग्रता सघन होगी और गहरी होगी एकाग्रता। ठीक, समाधि परिणाम में एक आध बार अगर दाएं बाएं हो भी जाए, पर एकाग्रता परिणाम में बिल्कुल सब एक जैसा रहेगा। समाधि परिणाम में उदय व शांत होने वाली वृत्तियां थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं, संयम आता है, संयम जाता है। बट एकाग्रता परिणाम में ऐसा नहीं होगा, उदय और अस्त होने वाली एक ही रहेंगी, बिल्कुल एक ही सिंगल पॉइंटेड फोकस रहेगा जो हटेगा नहीं। यह संयम लंबे समय तक जब टिकता है तब यह आती है अवस्था, थर्ड स्टेज, अधिक सघन और परिपक्व स्टेज होती है एकाग्रता। इसी को विवेक ख्याति कहते हैं, संप्रज्ञात समाधि का एक चरम है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट समाधि किसी एड से होने वाली, उसका एक चरम है। इसके बाद शुरू होता है निर्बीज समाधि, और उससे कैवल्य मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये तीसरी स्टेज है जब बिल्कुल सिंगल पॉइंटेड फोकस हो जाता है, दिमाग और कहीं नहीं जाता। इस स्टेज में जब हम बिल्कुल सिंगल पॉइंटेड फोकस की स्थिति में आ चुके होते हैं, तो हमने आपको बताया सभी समाधि का एक चरम है, विवेक ख्याति आती है, प्रज्ञा का उदय होता है, निश्चल निर्दोष मन होता है, सत्य असत्य के अंतर का ज्ञान होना शुरू होता है विवेक ख्याति से। पिछली बार हमने बात की थी, अविद्या का नाश होता है, चित्त की वृत्तियों का अब निरोध हो जाएगा, अब एकाग्र भी नहीं। इसके बाद अगला चरण आएगा निरुद्ध, समाप्त। कुछ समय बाद वृत्तियां खत्म, संस्कारों के जो बीज हैं, वो जो बीज थे जो बच गए थे, अब वो भुन जाते हैं, वो प्रकट ही नहीं होंगे, अब खत्म हो गया। वो जो बीज अंदर बच गए थे संस्कारों के, जो वासनाएं थी, वो क्यों खत्म हो गई? क्योंकि सत्य का ज्ञान हो गया। सत्य क्या है? कि मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो अपने आप सारी वासनाएं खत्म हो गई, निर्बीज समाधि का उदय हुआ, कैवल्य की प्राप्ति हुई, मेरा स्वभाव बदला, आंतरिक स्वभाव बदला थोड़ा सा। तो इसमें हमने अचीवमेंट्स क्या थे हमारे, व्हाट आर द मेजर अचीवमेंट्स इन दिस? हम अचीवमेंट्स के रूप में हम जाने, विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, ब्रेन खुलता है, सत्य असत्य का भान होता है, माया दिखती है, ये प्रपंच है पूरा, जगत प्रपंच समझ में आने लगता है, व्यवहार विचार और संस्कार तीनों शांत हो जाते हैं। व्यवहार तो पहले ही ठीक हो गया था, दूसरे स्टेज में विचार ठीक हो गए, अब संस्कार भी खत्म, वो बीज भी खत्म अंदर से। ठीक, मेंटल मॉडिफिकेशन हो रहा है। आप देखिए, विवेक ख्याति जनित निर्बीज समाधि का उदय होता है। अब किसी एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं है ध्यान लगाने के लिए, अब आप सत्य को जान चुके हो, आप खुद पे ध्यान लगाइए, नथिंग एल्स इज नीडेड। सारे संस्कार अंदर भुन चुके हैं, निरुद्ध चित्त मिलता है, बीज समाप्त हो गया। और निर्बीज समाधि के बाद माया में वापस लौटने की कोई संभावना नहीं बचती, जैसे दही फिर से दूध नहीं बन पाता, और कालांतर में कैवल्य उपलब्ध हो जाता है। इसी को एकाग्रता परिणाम कहते हैं। चलिए एक बार जरा समझें इसको, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आपको याद हो कि योग सूत्र सेशन 35 में अध्याय 2 सूत्र 10 और 11 में बताया था क्रिया योग को कैसे करें, याद है? क्या कहा था? पहले जो क्लेश की वृत्तियां हैं उन्हें क्रिया योग से सूक्ष्म कर दें। फिर सूत्र 11 ने कहा था फिर ये जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं इसको ध्यान योग से प्रसुप्त कर दें। और फिर क्या करें? निर्बीज समाधि से इन वृत्तियों को अपने कारण में लय कर दें। ये पहले भी बात हो चुकी है, पर महर्षि पतंजलि इसको और संयम से जोड़ के समझाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि संयम के ये परिणाम होंगे, एकाग्रता परिणाम,
सबसे पहले निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम, फिर संयम, फिर एक बार निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। जरा हम समझें हमारे अंदर दिखेगा क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में। अभी हम क्या हो रहा है, व्यक्ति, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इस रास्ते पे है ही नहीं, वो गुस्सा करेंगे खुद पे, दूसरों को, बहुत एग्रेसिव है। जो स्टेज 1 पे वो उसको गुस्सा आएगा पर करेगा नहीं। स्टेज 1 कब मिलती है, जब 5 लिम्स आप कंट्रोल कर चुके होते हैं, शुरू के 5 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ठीक। जो स्टेज 2 पे है उसे गुस्सा आएगा ही नहीं, पर हाँ गहराइयों में गुस्से का बीज रहेगा, कभी आ सकता है गुस्सा, ऐसा नहीं खत्म हो गया। ये कौन अचीव कर पाता है, जिसने बाकी 3 लिम्स भी साध ली, संयम आ गया, अब गुस्सा नहीं आ सकता। ये कौन सा हो गया, सेकंड स्टेज विच इज कॉल्ड समाधि परिणाम। एकाग्रता परिणाम थर्ड स्टेज में क्या होगा, गुस्सा, वो अन्य सारी वृत्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, वो बीज खत्म होने लगेगा। आम व्यक्ति परेशान होगा और परेशान दिखेगा। फर्स्ट स्टेज का जो व्यक्ति होगा परेशान होगा पर दिखेगा। सेकंड स्टेज में परेशान नहीं होगा पर गहराइयों में परेशानी बनी रहेगी, बैक ऑफ द माइंड में चलता रहेगा, काम चलता रहेगा उसका, कोई आसपास पता नहीं लगा सकता। थर्ड स्टेज वाला गहराइयों में भी बिल्कुल परेशान नहीं है। किसी अपने को अकारण कष्ट हुआ, आपका कोई बहुत करीबी है, आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपका बंधु है, बहुत करीबी है, उसको बिना कारण कष्ट दे रही है दुनिया। आम व्यक्ति को गुस्सा आएगा, वो करेगा, दिखेगा उसका गुस्सा। स्टेज 1 वाला क्या कहेगा, परेशान होने से समस्या का निदान नहीं होगा, लेट मी सी व्हाट कैन बी डन नाउ, ठीक। और वो शांत व्यवहार करेगा, और वो कहेगा जरूर परेशान होने से कुछ नहीं होगा, पर मन ही मन परेशान रहेगा, रात को अकेले में सोचेगा यार ये तो गलत हो गया यार। स्टेज 2 वाला क्या करेगा, स्टेज 2 वाला इस मेंटल स्टेट में होगा, वो जानेगा कि अप डाउन ही जीवन है, both are temporary like clouds, let me accept it as it is। ये होता है, अप डाउन आते हैं, ये जीवन है। पर जो स्टेज 3 वाला है वो क्या सोचेगा, देयर इज नथिंग कॉल्ड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन कुछ होता ही नहीं है। देखिए उसकी सोच कितनी अलग है। जीवन एक अनंत यात्रा है। ये तो मैं अपने अहंकार और राग और द्वेष के कारण जो अच्छा लग रहा है उसे अप कह रहा हूं, जो खराब लग रहा है उसे डाउन कह रहा हूं, जो अहंकार को तुष्ट कर रहा है वो अच्छा दिन है, जो अहंकार को हर्ट कर रहा है वो बुरे दिन है। ये मैं अपनी परिभाषा दे रहा हूं। आई हैव कम हियर टू लर्न, लेट मी लर्न एंड गो, बात खत्म। ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ध्यान दीजिए स्टेज 2 और 3 के बीच में विवेक ख्याति हो गई है। विवेक ख्याति परम वैराग्य देती है, ड्रामा समझ में आ जाता है तो आपका नजरिया बदलता है, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई घटना घट चुकी है, उसके लिए दुखी हो रहे हैं। आम व्यक्ति दुखी होगा, पछतावा करेगा, रोएगा, दुखी होगा, लोगों को बताएगा। स्टेज 1 वाला दुखी होगा पर प्रदर्शित नहीं करेगा, शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। स्टेज 2 वाला इस सोच को समझेगा, संयम करेगा इस विचार पे कि पास्ट कैन नॉट बी अनडन। सक्रिय पश्चाताप, प्रायश्चित करूं, पश्चाताप की जगह प्रायश्चित करूं, सक्रिय, और शांत रहूं। जो हो गया उसे अनडन नहीं कर सकता। स्टेज 3 वाला क्या कहेगा, जिसको विवेक ख्याति प्राप्त हो चुकी है, वो घटना एक अनंत घटनाओं की अनिवार्य कड़ी है। ये जो घटना अभी हुई उसे समग्रता में ही देखा जा सकता है। मैं बस इसको उठा के कह दूं ये खराब है, ये ठीक नहीं। मेरा बच्चा सुन नहीं रहा, आम व्यक्ति नाराज होगा, शायद चिल्लाएगा, सजा देगा, समझाएगा, सब कुछ करेगा, दुखी होगा। स्टेज 1 वाला शांत भाव से बच्चे को गाइड करेगा और अंदर दुखी रहेगा, इसका क्या होगा यार, ठीक है, मन ही मन दुखी रहेगा पर ऊपर से शांत भाव से रहेगा। स्टेज 2 वाला दुखी नहीं होगा और उसके मेंटल स्टेट किस विचार पे संयम करेगा, बच्चा जरूर कुछ ना कुछ करने के लिए इस धरती पे आया है, शायद मैं नहीं समझ पा रहा वो क्यों आया है। मैं मार्गदाता बनूं, मैं केयर टेकर हूं, ऑपरेटर नहीं हूं उसका, तो अंदर से शांत हो जाएगा। स्टेज 3 वाला जो विवेक ख्याति प्राप्त हो चुकी है, वो कहेगा ये मेरा बच्चा ही नहीं है, ये एक पृथक जीवात्मा है जो अपनी यात्रा पे है, हम लोग सहयात्री हैं, कम ऑन,
Who am I to do anything for them? It is his journey. Let him. So he will have a very different, profound understanding of the same situation. So let's just understand it more figuratively, ताकि हमें ये बात और बेहतर समझ में आए. So हमने क्या समझा इसमें, हम एक बार उसको सामने देखते हैं. निरोध परिणाम इज द स्टेज 1. अटेंशन किसका होता है? विड्रॉ ऑफ अटेंशन फ्रॉम सेंसेस टू द इनर सेल्फ. ये स्टेज 1 चल रही है आपकी. टेंडेंसी ऑफ माइंड क्या होती है? ऑल पॉइंटेडनेस कम होने लगती है, पर अभी भी बहुत सारे विचार रहते हैं. ठीक है. ग्रॉस मीन्स ऑफ फोकस रहता है. आप किस चीज पे ध्यान करते हैं? मूर्ति पे, कोई भी ग्रॉस चीज. इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? कब आपको शुरू करना चाहिए स्टेज 1? इसकी एलिजिबिलिटी है मुमुक्षुत्व. आप वास्तव में योग साधना के लिए सिंसियर हो. अभी आपने यम नियम कुछ भी नहीं किया हो तो भी चलेगा. मुमुक्षुत्व, सिंसियरिटी चाहिए. मुमुक्षुत्व क्या है? वेदांता सीरीज 12 अटेंड कीजिए. साधन चतुष्ट है, पूरी डिटेल है. 1.25 घंटे केवल इस शब्द पे बात है. आगे बढ़े. इसके लिए जब आप इस यात्रा में होते हैं तो इसमें कौन से अंग आप साधते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 कर लीजिए, आप स्टेज 1 पे पहुंच जाएंगे. ठीक. चित्त भूमि आपकी तैयार हो जाएगी. अब योग्यता प्राप्ति है आपकी आगे बढ़ने के लिए. आपका मन तैयार है. संस्कार की वृत्तियां क्या होंगी? बाहर प्रकट होती हैं, अंदर चलती रहती. परिवर्तन आप में क्या होगा? आपका व्यवहार बदलेगा. ठीक. और इसके अंत में क्या होगा? जब ये निरोध परिणाम स्टेज 1 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा तो व्युत्थान संस्कार निरोध संस्कार के बराबर हो जाएगा. निरोध संस्कार ताकतवर हो गया, बराबर हो गया. अभी तक तो पिछले 40 साल से व्युत्थान संस्कार, गुड लीप, निरोध संस्कार आ गया. विक्षिप्त मूड और विक्षिप्त चित्त से अब हम कैसा चित्त होने लगेगा? हमारा स्थिर एकाग्र चित्त. सामान्यतः एकाग्र, हमेशा एकाग्र नहीं, सामान्यतः एकाग्र. वैराग्य का यह प्रकार कौन सा? वशीकार वैराग्य. ठीक. इसी को उपाय प्रत्यय कहते हैं. हमें यहां मेहनत करनी है, मेहनत छोड़ने से काम नहीं चलेगा, प्रयास करना पड़ेगा. अवस्था कौन है? आप क्या कहलाएंगे? साधक हो गए. स्थिति क्या है? यम नियम पूरे सद गए तो मानव है आप, और आसन प्राणायाम प्रत्याहार साध लिए उस लेवल पे जो हमने पढ़ा है तो अति मानव बन सकते हैं. स्टेज 2. स्टेज 2 में क्या होगा? अब अटेंशन सिंगल पॉइंट होने लगेगा. सेंसेस से विड्रॉ किया, टेंडेंसी ऑफ वन पॉइंटेडनेस उठेगी. समाधि परिणाम. इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? शुरू के 5 लिम्स आपके सद जाने चाहिए. इसमें किन चीजों को साधा जाता है? धारणा, ध्यान, समाधि. इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? संप्रज्ञात समाधि आपसे सद जाएगी जब आप इसके चरम पे होंगे. और विवेक ख्याति, विवेक प्राप्त होगा आपको. सत्य सत्य का ज्ञान मिलेगा. इससे क्या होगा? जब आपका विवेक जगेगा, संस्कार की वृत्तियां अंदर प्रकट होना भी रुक जाएंगी, पर बीज अभी भी बना रहे. संस्कार की वृत्तियां अंदर प्रकट होना रुक जाएंगी. व्यवहार ही नहीं, अब आपके विचार भी बदलेंगे. और अब निरोध संस्कार नॉकडाउन कर देगा व्युत्थान संस्कार को. नीचे पड़ा हुआ है. सामान्य एकाग्र चित्त से अति एकाग्र चित्त की तरफ आप बढ़े. अब चित्त अति एकाग्र होने लगेगा. ये जो वैराग्य आपको मिलेगा इसके चरम पर, सेकंड स्टेज जब चरम पे जाएगी, इसको परम वैराग्य कहेंगे. योग सूत्र में हमने इसे पढ़ा है सेशन 16 में, फिर से पढ़े चाहे तो. वेदांता में 12 सेशन में आप पढ़ेंगे. गीता में सेशन 15 पे इसका उल्लेख है. योग सूत्र में 1.16 सूत्र में इसका उल्लेख है. भव प्रत्यय. अगर आप इतना करके इस धरती से जाते हैं तो अगले जन्म में कुछ करने को नहीं बचेगा. अगले जन्म में नहीं बचेगा. इतना अगर ये स्टेज क्रॉस करके व्यक्ति एक्सपायर होता है तो बस फिर पैदा होना बाकी है. इसी को कहते हैं योगी. और स्थिति क्या है? अब आप देव बन जाएंगे अगर आपने संयम साध लिया है. एकाग्रता परिणाम, ये स्टेज 3 आ गई. मेंटल मॉडिफिकेशंस. अब अटेंशन रिपीटेडली रिमेन्स ऑन वन पॉइंट ओनली. एक ही पॉइंट पे रिपीटेटिवली अटेंशन रहता है. हमने बताया वो फ्रेम बदल, सेम चीज आती रहती है. रिपीटेड एब्सॉर्प्शन होता है एक ही पॉइंट पे. ठीक.
नो मीन्स, अब आपको किसी एक्सटर्नल मीन्स की जरूरत नहीं है। नो एक्सटर्नल मीन्स, अब आप खुद पर, पुरुष पर, स्वयं पर फोकस करते हैं। इस स्थिति की एलिजिबिलिटी क्या है? पूरे 8 लिम्स सद चुके हैं आप। अब आप जाएंगे असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञा का मतलब प्रज्ञा के भी परे, और किसी एक्सटर्नल मीन्स की जरूरत नहीं है ध्यान के लिए। अहम ब्रह्मास्मि पे ध्यान। असंप्रज्ञात समाधि इसका रिजल्ट है। और वो जो बीज बचा है वो भी भुन जाता है। अब संस्कार भी बदल जाता है। निरोध संस्कार ही बचता है और व्युत्थान संस्कार समाप्त हो जाता है। अति एकाग्र से निरुद्ध चित्त की तरफ आप बढ़ जाते हैं। केवल संस्कार शेष बचते हैं, केवल संस्कार शेष। इसके चरम पर आप ज्ञानी कहलाते हैं। समाधि परिणाम का जब चरम होता है तब आप योगी बनते हैं। इसके चरम पे आप ज्ञानी होते हैं। अब आप देवत्व से ब्रह्म की ओर बढ़ जाते हैं और अंतिम में कैवल्य प्राप्त होता है। एब्सॉर्ब्ड, कंप्लीट एब्सॉर्ब्ड, मीन्स ऑफ फोकस स्वयं ही बचता है। निर्बीज समाधि होती है। बीज समाप्त हो चुके हैं, सारे संस्कार समाप्त, सारी मेमोरी समाप्त, निरुद्ध चित्त, स्व आत्मानुभूति और ब्रह्म में स्पर्श करते हैं। ये पूरी चीज है। दिस इज हाउ मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन अलॉन्ग विथ संयम। ये माइंड है हमारा। हमने जैसे बात की सत रज तन तीनों से जुड़ा हुआ ये माइंड, इसमें त्रिगुणा है, तीनों गुण है। और एवरी एक्शन, हम कोई भी काम करते हैं उसका संस्कार छपता ही है। और माइंड संस्कारों का एक्यूमुलेशन ही है। इसमें व्युत्थान संस्कार होते हैं, निरोध संस्कार होते हैं। व्युत्थान संस्कार आउटगोइंग टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, और निरोध संस्कार निवृत्ति है। लाइफ यही है, इन दोनों को ही लाइफ कहते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल इज लाइफ। शुरुआत में क्या होता है? हमारा मन क्षिप्त मन रहता है। कब रहता है? जब रज के कारण व्युत्थान संस्कार हमेशा हरा दे निरोध संस्कार, तो हम भागते ही रहते हैं। कई बार तम के प्रभाव से जब व्युत्थान संस्कार हराता है निरोध को, तो डलनेस रहती है। पर जब बराबरी की लड़ाई होती है, कभी ये उसको हराता है, कभी वो उसको हराता है, तो हम कहते हैं विक्षिप्त मन हो गया भाई। कभी फोकस्ड है, कभी नहीं। फिर हम ध्यान साधना शुरू करते हैं। अब ये बराबर लेके आते हैं इसको। जैसे ये दोनों बराबर हो गए, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, तो संस्कार की वृत्तियां बाहर प्रकट होने से रुकती है पर अंदर चलती रहती है। मन सामान्यतः एकाग्र रहता है, इसी को निरोध परिणाम कहते हैं। फिर अगला स्टेज क्या होगा? निरोध परिणाम व्युत्थान परिणाम को रोक देता है, खत्म कर देता है, मतलब दबा देता है। संस्कार की वृत्तियों का अंदर प्रकट होना भी रुकता है, पर बीज बना रहता है। इसको अति एकाग्र मन कहते हैं। इसी को समाधि परिणाम कहेंगे। सेकेंड स्टेज। फिर क्या होगा? अब केवल निरोध संस्कार बचे, बीज भी भुन गया, निरुद्ध मन हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे? एकाग्रता परिणाम कहेंगे। यही हमारी डेवलपमेंट की यात्रा है, ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। 3 स्टेजेस, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। कहां से? यहां से, चक्के को लेके दौड़ने से ऑटो तक, ऑटो से प्लेन तक, और प्लेन से अंततः रॉकेट बन जाने तक। दिस इज हाउ वी विल ग्रो, एंड दिस इज हाउ स्पिरिचुअल जर्नी हेल्प्स अस टू ग्रो। सो ये जो पूरा हमने पिछली बार पढ़ा, संयम हमें मदद करता है निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम से होते हुए स्व आत्मानुभूति करने के लिए। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने आज पढ़ी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।